गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 15 अप्रैल 2020 और आज के मुख्य करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्जाम जैसे एनटीपीसी, सीजीएल और ग्रुप डी, इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए हम लोग देर ना करते पहला सवाल की ओर चलते हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑल एग्जाम तैयारी। या दोस्तों उसमें ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ पा सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। चलिए हम लोग पहला सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल का था क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने भी किस तारीख तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द करने की घोषणा की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 14 अप्रैल 10:30 बजे जो कॉन्फ्रेंस हुआ है, जो मीटिंग हुआ था, उसमें घोषणा की कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। तो लॉकडाउन कब तक बढ़ाया जा रहा है, कब तक बढ़ाया गया है, उसको हम लोग आगे बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन कर रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने किस तारीख तक सभी यात्री ट्रेनें रद्द करने की घोषणा की है। तो ये की गई है 3 मई तक। जैसे तो 3 मई, ऑप्शन नंबर ए इसका जवाब हो जाएगा। अब 3 मई तक क्यों घोषणा की गई है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बाद रेलवे ने क्या किया है, 3 मई तक सभी ट्रेनें रद्द रखने की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि रेलवे ने देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद पहले 31 मई तक बढ़ा दिया था। उसके बाद जब लॉकडाउन बढ़ गया तो 14 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था। उसके बाद हालांकि इस दौरान मालगाड़ी चलाई जाएगी, है ना। अभी जो और जो ट्रेनें रद्द की गई है उसमें केवल पैसेंजर्स ट्रेन रद्द की गई है। मालगाड़ी जो चलेगी वो चलेगी ही, उसको रद्द नहीं किया गया है ना। और रेलवे ने कहा है कि हमने विस्तृत लॉकडाउन अवधि को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है कि रेलवे ने कहा है कि 3 मई की मध्य रात्रि यानी रात 12 बजे तक सभी यात्री ट्रेनों की सेवा क्या होगी, बंद रहेगी, है ना। 3 मई मध्य रात्रि 12 बजे तक, ठीक है। तो 3 मई तक ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखने से पहले हम लोग चलिए थोड़ा सा कोरोना अपडेट्स को देखते हैं जो अभी पूरे विश्व में फैला हुआ है और बहुत ही हाहाकार मचा दिया है। तो सबसे पहले हम लोग विश्व के बारे में देखते हैं कि विश्व में अभी आंकड़ा कितना है। कल का आंकड़ा हम लोग देखे थे 18.35 लाख, यानी कि 18,35,000। लेकिन दोस्तों आज का डेट, आज इसमें और बढ़ोतरी हो चुकी है। कितना है? 19,55,775 हो चुकी है। तो देखिए कितनी स्पीड से ये बढ़ोतरी हो रही है। और कुल मौतें अभी तक हो चुकी है, कल का मौतें थी 1,13,190 और आज की आंकड़ा बता रहा है 1,23,449। तो दोस्तों आप इससे पता कर सकते हैं कि ये आंकड़ा कितनी तेज़ी से बढ़ सकती है और हमें किस प्रकार से सतर्कता बरतनी है। चलिए हम लोग इंडिया के बारे में देखते हैं कि इंडिया में कितना आंकड़ा हो गया है। इंडिया में आंकड़ा हो गया है, कल का आंकड़ा था 9,136 और आज का हो गया 10,815, है ना। और कुल मौतें हो गई है, कल था 327 और आज की हो गई है 353। तो आप इसी में से देख सकते हैं कि प्रतिदिन की आंकड़ा कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है। अब आइए देखते हैं हमारे झारखंड राज्य के बारे में कि झारखंड में कितने मात्रा में ये बढ़ गई है। तो कल की मात्रा थी 19 और आज फिर से हो गई 27। जी हाँ दोस्तों, और 4 संक्रमित लोग यहाँ, सॉरी दोस्तों, 8 संक्रमित लोग यहाँ पे फिर से पाए गए हैं, ठीक है। और अभी तक झारखंड में मौत 2 ही हुई है, कल भी 2 ही थी, आज भी 2 है, ठीक है। मौत के आंकड़ा में बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन संक्रमित के आंकड़ा में दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। तो हमें सतर्कता बरतनी है, लॉकडाउन में सहयोग करना है, अपने घरों से नहीं निकलना, जब एकदम ही ज़रूरी पड़े तभी घर से निकलना है ना। और अगर घर से निकल भी रहे हैं तो मैं कल भी बताया था कि आपको अपने चेहरे में मास्क लगाना ज़रूरी है और अपने हाथों को, अपने शरीरों को
समय समय पे सैनिटाइजिंग करते रहना है। अपने हाथों को, या तो सैनिटाइजर नहीं है आपके पास तो साबुन से अपने हाथों को धोते रहना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं, आप इसको ध्यान में रखें। अगला सवाल है, विश्व बैंक के दक्षिण एशिया आर्थिक अद्यतन के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2021 में किस देश की आर्थिक विकास दर की वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद से सबसे खराब रहने की संभावना है? तो ये कहाँ की है? ये भारत की है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी भारत की है। जी हाँ दोस्तों, बात करें भारत की, तो विश्व बैंक के अनुसार दक्षिण एशियाई क्षेत्र के 8 देशों की आर्थिक वृद्धि दर वर्ष 2020-21 में 1.8 से बढ़कर 2.8% रहने का अनुमान है, जो 6 माह पूर्व 6.3% अनुमानित थी। ठीक है। और विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2019 के 5.4 से 4.1% आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान के विपरीत वर्ष 2020-21 में 1.5 से 2.8% रहने की अनुमान है। और दोस्तों, वित्त वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 1.5% बढ़कर 2.8% होने का अनुमान है। और विश्व बैंक के समान अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी भारत की विकास दर कम रहने का अनुमान लगाया है। ठीक है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कहता क्या है, हाल ही में आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 के प्रभावों को देखते हुए भारत सरकार आने वाले दिनों में किसी भी अनिश्चितता की स्थिति से निपटने हेतु भारत और किस देश के बीच एक मुद्रा विनिमय समझौते पर सहमति के लिए प्रयास कर रही है? तो इसका जवाब हो जाएगा अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों, विश्व में कोविड-19 से प्रभावित अन्य देशों की तरह भारत में भी स्वास्थ्य के अलावा कई अन्य क्षेत्रों में भी इसके गंभीर प्रभाव देखने को मिले हैं। और आर्थिक क्षेत्र में कोविड-19 से उत्पन्न हुए दबाव के कारण मार्च और अप्रैल में अब तक भारतीय इक्विटी और ऋण बाजार में संस्थागत विदेशी निवेशकों द्वारा बड़ी मात्रा में शेयर की बिक्री देखी गई है ना। और एक द्विपक्षीय मुद्रा विनिमय समझौता दो देशों के बीच निश्चित विनिमय दर पर दी जाने वाली एक तरह की क्रेडिट लाइन है। और वर्तमान में कोविड-19 के कारण आर्थिक क्षेत्र में उत्पन्न हुई चुनौतियों के बीच अमेरिका के साथ मुद्रा विनिमय की सुविधा से भारतीय रिजर्व बैंक को मुद्रा अस्थिरता से निपटने में सहायता प्राप्त होगी, है ना। तो चलिए हम लोग आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है, दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो दोस्तों, दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उत्पादन और निर्यात में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है भारत। यह दोस्तों, भारत में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए क्या कर रहा है, उत्पादन भी ज़्यादा कर रहा है अभी, और अगला देशों को भी निर्यात बहुत मात्रा में कर रहा है, दूसरे देशों को भी हेल्प कर रहा है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। आरबीआई ने हाल ही में देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए देश की सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋण के भुगतान हेतु कितने महीने की अतिरिक्त छूट देने के निर्देश दिए हैं? तो ये कितने महीने के लिए छूट दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 3 महीने के लिए। यहाँ दोस्तों 3 महीने के लिए ये छूट दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी, है ना। दोस्तों, आरबीआई द्वारा बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसीएस के द्वारा दिए गए ऋण पर 3 महीने का अतिरिक्त समय देने के निर्देश के बाद अधिकांश एनबीएफसीएस पर तरलता की कमी का संकट बढ़ गया है। और वर्तमान में बैंकों द्वारा एनबीएफसीएस को
दिया गया कुल बकाया ऋण 32.2% की वार्षिक वृद्धि के साथ 7,37,198 करोड़ रुपए 31 जनवरी 2020 तक पहुंच गया है। और वर्तमान में एनबीएफसीएस द्वारा बाजार में वितरित अधिकांश धन वह है जो इन कंपनियों ने बैंकों से ऋण के रूप में लिया था। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के अनुसार एनबीएफसीएस के पास बैंकों की तरह वित्तीय तरलता के प्रणालीगत स्रोत नहीं होते हैं। वे इनके लिए बड़े निवेशों या होलसेल फीडिंग पर निर्भर करता है ना। तो चलिए हम लोग अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है, विश्व बैंक ने हाल ही में दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर कितने से कितने प्रतिशत के बीच रहेगी। तो ये घटकर हो जाएगी 1.5 से 2.8%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ दोस्तों रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4.8 से 5% के बीच रहेगी। और कोविड-19 का झटका ऐसे समय लगा है जबकि वित्तीय क्षेत्र पर दबाव की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के में पहले से सुस्ती है। और इस महामारी का अंकुश के लिए सरकार ने देशव्यापी पाबंदी लागू की है। इससे लोगों की आवाजाही रुक गई है और वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित हुई है ना। और रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से घरेलू आपूर्ति और मांग प्रभावित होने के चलते 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 1.5 से 2.8% रह जाएगी, है ना। तो 1.5 से 2.8% घटकर रह जा रही है। आगे की सवाल देखते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों का वीज़ा किस तारीख तक के लिए बढ़ाया गया है। तो गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में जो विदेशी फंसे हुए हैं उसका वीज़ा किस तारीख तक बढ़ाया गया है। तो इसका वीज़ा बढ़ाया गया है 30 अप्रैल तक, है ना। 30 अप्रैल तक इसका वीज़ा की टाइम बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा, है ना। दोस्तों भारत में कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से विदेशी नागरिक बहुत सारे फंसे हुए हैं। और ऐसे में जिन विदेशियों की वीज़ा अवधि खत्म हो रही है उन सभी विदेशियों का सरकार ने उनकी वीज़ा की अंतिम तारीख को बढ़ाने का फैसला किया है। और गृह मंत्रालय ने 13 अप्रैल को कहा कि भारत में फंसे हुए विदेशी नागरिकों के नियमित और ई वीज़ा को 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। और भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस के कुल 10,363 मामलों में से 8,988 एक्टिव केस हैं। इसके अलावा 1,035 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं या उन्हें अस्पताल में छुट्टी दे दी गई है ना। चलिए हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला 21 दिन का लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाने की घोषणा की है। जो 14 तारीख यानी कि कल ख़त्म होने वाली थी उस लॉकडाउन को बढ़ाकर कितने तारीख तक कर दिया गया है। तो ये बढ़ाकर कर दिया गया है 3 मई तक। जी हाँ, 3 मई तक बढ़ा के कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में जो जारी कोरोना कहर के बीच देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि को 3 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 20 अप्रैल के बाद कुछ सीमित सेक्टर्स में सशस्त्र सीमित छूट दी जा सकती है, मगर कोरोना वायरस के मामले अगर और दिखेंगे तो ये सशस्त्र आगे भी बढ़ सकती है ना। और अगर नहीं दिखेंगे तो इसको वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना वायरस को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है, ठीक है। तो हम सभी को इसमें सहयोग करना है, हम सभी देशवासियों को इसमें सहयोग करना है और कोरोना वायरस को पूरे देश में फैलने से हमें रोकना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस मनाया, है ना। ये किस दिन मनाया गया। भारतीय सेना ने सियाचिन दिवस जो मनाया वो किस दिन मनाया गया। ये मनाया गया 13 अप्रैल को। ये दोस्तों
13 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया। अब ये दिवस किस लिए मनाया जाता है, चलिए हम लोग देखते हैं। इस दिन को ऑपरेशन मेघदूत के तहत भारतीय सेना के साहस को याद करने के लिए मनाया जाता है ना। यह दिन दुश्मन से सफलतापूर्वक मातृभूमि की सेवा करने वाले सियाचिन योद्धाओं का सम्मान करता है। और ऑपरेशन मेघदूत को 13 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया गया था। और प्रतिवर्ष भारतीय सेना विश्व के सबसे ठंडे और उच्चतम युद्ध क्षेत्र को सुरक्षित करने वाले भारतीय सेना के सैनिकों के साहस को प्रदर्शित करके याद करती है ना। तो ऑपरेशन मेघदूत कब मनाया जाता है, 13 अप्रैल, सॉरी दोस्तों, सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है, 13 अप्रैल को। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। किस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टोरपीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है। तो किस देश ने भारत को 15.5 करोड़ डॉलर की मिसाइल टोरपीडो की बिक्री को मंजूरी दे दी है, तो ये दी गई है अमेरिका। या दोस्तों अमेरिका के द्वारा ये दी गई है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सॉरी दोस्तों, इस सवाल के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इन मिसाइलों को 155 मिलियन डॉलर में बेचा जा रहा है। और इनमें से एक मिसाइल का जिसका नाम है हार्पून मिसाइल, जिसका लागत है 92 मिलियन डॉलर। और दूसरा है टारपीडो, जिसका कीमत है 63 मिलियन डॉलर। यह मिसाइलें दुश्मन की हथियार प्रणाली से खतरों के खिलाफ अपनी क्षमता में सुधार करने में भारत की मदद करेगी। और हल्के टॉरपीडो का इस्तेमाल पनडुब्बी रोधी युद्धक अभियानों में किया जाएगा। तो ये थे आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सभी इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। तो दोस्तों वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे भी मैं आप सभी के लिए ऐसे ऐसे वीडियो लेके आया करूं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।